नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब राजी खुशी से होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। आज की कहानी दोस्तों उड़ीसा से आई हुई है। ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है महेश, और ये इनके साथ खुद खुद की आप बीती है। जब महेश जी की उम्र लगभग 25 साल का था, तब ये घटना इनके साथ में घटी थी। आज महेश जी की उम्र 45 प्लस है। तो आइए देर नहीं करते हैं, महेश जी की इस घटना में चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर महेश जी के साथ में हुआ क्या था, उन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम महेश है, मैं उड़ीसा में रहता था। अब मैं कहूँ ना कि मैं अपने परिवार के साथ में मिलजुल करके, और सब भाई, हम 3 भाई थे मेरे जोड़ करके। अब बड़ा अच्छा हमारा घर था, सब कुछ था, किसी चीज़ की ऐसी कोई कमी नहीं थी। अब जो मेरे बड़े भाई थे, अब अच्छे भले अपना काम धंधा कर रहे थे, लेकिन माँ बताती है कि मैं जब करीब 12 साल का था, मुझे तो याद नहीं है, और तब मुझे अब बीमार पड़ गया था। ऐसा बुखार लगा था कि महीनों दिन तक मैं खाट पर लेटा रहा, और उसके बाद बुखार तो सही हो गया, लेकिन कमजोरी काफ़ी हो चुकी थी। माँ जो बताती है कि मैं सही ढंग से खड़ा नहीं हो पाता था, और उसके बाद मैं सोया हुआ था और खुद ही चिल्ला रहा था कि माँ बचाओ, माँ बचाओ। माँ आती है कि शायद मैं कोई भयानक सपना देख रहा हूँ, लेकिन जब माँ पहुँचती है मेरे कमरे में जहाँ पर मैं सोया रहता हूँ, तो माँ देखती है कि मैं जागा हुआ हूँ और मैं बहुत डरा हुआ हूँ। माँ पूछती है कि क्या हुआ महेश, क्या हुआ, क्यों तुम इतना अब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, बात क्या बेटा, कोई भयानक सपना देखा। और तब मैं उसको कहता हूँ कि नहीं, मेरे सामने में भूत खड़े हैं। माँ आश्चर्य में पड़ जाती, यहाँ तो कोई नहीं है बेटा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ज़रूर तुम सपने में सब ये बात देखे होंगे। लेकिन मैं उनको बताता कि नहीं, वो आपके पीछे ही खड़ी है। एक बूढ़ी औरत है, लंबे लंबे उसके बाल अब हवा में झूल रहे, सफ़ेद बाल। अब मैं डर जाता हूँ, इसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ। अब हमारे परिवार चिंता में पड़ जाता है, माँ बेचैन हो जाती है, उनको लगता है कि मेरे साथ में कोई अब भूत प्रेत का बाधा आ चुका है। घर वाले मिलकर के हमारा इलाज कराते हैं, तांत्रिकों के पास ले जाते हैं, पंडितों के पास ले जाते हैं, सब अपना झाड़ फूंक कहते हैं कि अब इस पर कोई भूत प्रेत का बाधा नहीं है, जो था वो सब खत्म हो गया था। लेकिन ये जो कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती तो अच्छी बात थी, लेकिन ये कहानी ख़त्म नहीं होती। इसके बाद जब मैं अपने होश में रहने लगा, होश संभालने लगा, याद रहने लगा मुझे, और जब मैं 18 साल का हो चुका था, तब ऐसा ही कुछ घटना मेरे साथ में घटी थी। मैं अपने गांव में सब्जी बाजार गया होता, सब्जी लेने के लिए। शाम ढल गई थी, अंधेरा होने लगा था। अब मैं सब्जी लेकर के अपने घर वालों के लिए थैले में और पैदल ही अब सब्जी बाजार से गांव की तरफ निकल रहा था। हाँ, करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास मुझे पैदल चलना पड़ता था। अगर मैं ना जाऊं तो कोई ना कोई जो घर में होता था सब्जी लेने के लिए जाता था, तो मैं ही चला गया था। और जब मैं लौट रहा था ना, तो अंधेरा होने वाला था, सूरज डूब चुका था, अब मेरे साथ में कोई नहीं था। अचानक मुझे लगने लगा कि मेरा नाम लेकर के कोई पुकार रहा है, महेश महेश। लेकिन मैं देखा आसपास में ऐसा कोई था ही नहीं। मैं आगे बढ़ने लगा, मुझे उस टाइम डर लगने लगा कि कहीं कोई भूत प्रेत हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। मैं भूत प्रेत से बहुत डरता था, लेकिन जब कोई दिखाई नहीं दिया ना, तब मेरा मन शांत हुआ और फिर मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। तभी एक बार कोई जोर से खांसा, जैसे मेरे नाम दोबारा पुकार रहा हो। पलट के देखता हूँ तो एक बूढ़ा इंसान है, सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा इंसान। अब बड़ी मुश्किल से वो चल रहा है, और चल रहा है तो लंगड़ा करके, लेकिन चाल में उसकी तेजी थी। जितना मैं जवान होकर के नहीं चल पा रहा था, वो बूढ़ा लंगड़ा होकर के भी मुझसे तेज चल रहा था। अब मुझे वो रोकने की कोशिश कर रहा था कि सुनो सुनो महेश, सुनो सुनो, तुमसे काम करना है, कुछ काम की बात करना है। लेकिन मैं उसकी जब शक्ल सूरत देखी, देखने में तो अब नॉर्मल इंसान की तरह लग रहा था,
लेकिन सफ़ेद बाल, वो लंगड़ापन, और फिर इसके बावजूद वो तेज चलता था। मुझे शक हो गया कि हो ना हो ये कोई भूत है। मुझे इस जगह पर रुकना नहीं चाहिए। मैं बहुत खौफ में चला गया था। मैं भागता चला गया। वो बूढ़ा मुझे को कुछ देर तक मुझे पीछा किया, लेकिन मैं देखा तो फिर अचानक वो गायब हो गया था। अब इसके बाद ऐसा ही कुछ मेरे साथ में चलने लगा। गांव में अब जो भी लोग मुझसे पूछे थे कि महेश तुम्हारे साथ में क्या चल रहा है, कोई बात है क्या, तुम पर भूत प्रेत का कोई साया है, मैं मना कर देता कि नहीं नहीं, मेरे साथ में ऐसे कोई समस्या नहीं है। मैं किसी को कुछ बोलता भी नहीं था। सब जो कुछ था मेरे घर के लोग जानते थे। ये समस्या आज से नहीं थी, समस्या अब काफ़ी दिनों से चल रहा था। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ में हो क्या रहा है, और इतना तांत्रिकों पंडितों को दिखाने के बाद ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। और उसी वक्त मैं 25 साल का हो चुका था। अब मेरी शादी का रिश्ता आया हुआ था, लेकिन ना जाने ऐसा कौन सा शख्स था मेरे गांव में जो बता दिया कि ऐसे लड़के से क्यों शादी कर रहे हो आप लोग। उसको तो भूत बाधा है, प्रेत बाधा है। वो रहता है पागल जैसा हरकत करने लगता है, जैसे उसको भूत दिखाई देने लगता है। तो ऐसे लड़के से क्यों शादी करोगे। जो भी अब हमारा रिश्ता लेके आया था बैरंग लौट चुका था। और उसके बाद से तो हमारे गांव में प्रचार हो गया था कि महेश के शरीर पर न जाने कितने भूत प्रेत सब अब उसी के साथ रहते हैं, हमेशा उसके साथ चलते रहते हैं। उसके शरीर पर भी इतने हैं। अब मेरी शादी कहाँ से हो। जो भी रिश्ता आता था मेरे माँ बाप तो बहुत समझाते थे। जब वो लोग पूछते थे कि मैं आपके बेटे के बारे में ऐसे बात सुना हूँ, तब मेरे माँ बाप समझाते थे कि नहीं जी, ऐसे कोई बात नहीं है। समस्या किसके साथ में नहीं हो सकती। छोटी मोटी समस्या थी और उसका निदान हो चुका है। अब ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो शादी करने वाला था ठोक बजा के करना चाहता था अपनी बेटी की शादी, ऐसे कोई अरे गरे से थोड़ी कर लेता है। अब ठोक बजाने का नतीजा था कि मेरी हर बार शादी टूट जाती थी। ऐसे ही मेरे साथ 5 बार हो चुका था। 5 बार में रिश्ता टूटना कोई मजाक नहीं था। अब तो जैसे लगा कि मैं शादियों के अब ब्लैक लिस्ट हो चुका हूँ। अब तो मेरे पास में ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा था। मेरा परिवार सब परेशान थे। आखिर अब महेश का रिश्ता कैसे होगा। सब लोग अब जुटे हुए थे, लेकिन बात नहीं बन रही थी। अब मैं भी अब अपने माँ बाप से कह रहा था कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। अरे छोड़ो ना, नहीं शादी हुई तो क्या हुआ, कई लोग कुंवारे भी तो रहते हैं, मैं कुंवारे भी रह जाऊंगा। लेकिन माँ बाप कहाँ मानते हैं, अपने खोजबीन में लगे रहते थे। लेकिन अब कोई रिश्ता मेरे पास में पहुंच ही नहीं रहा था। सही कहूँ ना कि मुझे अब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था कि नहीं, ये लड़का ठीक नहीं है। लड़का देखने में तो अच्छा है, पढ़ा लिखा भी है। मैं ग्रेजुएट था, पढ़ा लिखा था। हाँ, मेरे में ऐसी कोई कमी नहीं थी। मेरा परिवार जो था सुखी संपन्न था। ऐसा कुछ नहीं था। खेती बाड़ी भी हमारा था। 2 भाई हमारे नौकरी कर रहे थे। तो घर में ऐसा कोई चीज़ का कमी भगवान ने अभी तक दिया नहीं था। बस एक ही कमी थी मेरे साथ में कि ना जाने ऐसा मेरे साथ में क्यों होता था। और ये भी होता था शाम के टाइम में जब सूरज डूबने पर आता था। तब मुझे जब अकेले में होता था ना, खास करके तब ही मेरे साथ में होता था। जैसे मेरे कोई आवाज़ दे रहा हो, मुझे रोकने की कोशिश कर रहा हो। अब मैं उनको देखता भी हूँ जो मुझे आवाज़ देते हैं, लेकिन उनका देखने में इंसान की तरह लगते थे। लेकिन मैं इतना खौफ में भर जाता था कि इस अनजान आदमी को मैं कभी देखा नहीं, ना जानता हूँ, ना मेरे गांव का है, तो मेरा नाम क्यों ले रहा है, मुझे रुकने के लिए क्यों कह रहा है कि तुमसे कुछ बात करनी है। मैं भयभीत हो जाता था, डर जाता था। आयुष के बाद में मैं उस जगह पर रुक ही नहीं पाता था। सीधा भागता हुआ अपने घर मम्मी पापा को सब बात बताता था। तो मम्मी पापा दिलासा दिलाते थे कि बेटा तुम डर गए होगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर भूत पेट तुम्हारे शरीर में होता तो इतने लोगों के पास हम गए, सब ने अब बोल दिया कि कोई ऐसी बाधा है ही नहीं। लेकिन मैं समझता था कि मेरे साथ में कोई न कोई चक्कर जरूर है, जिसको तांत्रिक कोई समझ नहीं पा रहा है। ना तो पंडित समझ पा रहा है, ना तांत्रिक समझ पा रहा है। इलाज भी हमारे कई जगह पर हो चुका था, लेकिन इस समस्या का समाधान
अभी तक नहीं हो पा रहा था। अब तो मैं शादियों के ब्लैक लिस्ट में आ चुका था। अब तो मेरा शादी बिल्कुल नहीं होनी थी। और हमारी उम्र का लड़के को कभी 2 साल पहले तक शादी हो गई थी। अब हाँ, हमारे यहाँ पर कम उम्र में ही जैसे लड़का 20-22 साल का होता है और उस टाइम में ऐसे ही शादी कर दिया जाता था। अब तो मेरी उम्र 25 साल के ऊपर हो चुकी थी। मैं भी अब समझ लिया था कि अब मेरे पास में कोई रिश्ता नहीं आएगा। घर से मेरा मन उखड़ने लगा था। मैं ज़्यादातर अकेले में बैठना पसंद करता था। अपने मैं खेतों में चला जाता था और खेतों के पास में ही अब जंगल का स्टार्ट होता था। अब उस जंगल के आसपास में बैठता और अपने खेतों को रखवाली करता। अब मेरे पास में ऐसा कोई काम नहीं था। मैं पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएट में किया हुआ था। मैं नौकरी करना चाहता था, लेकिन मेरे भाइयों ने मना कर दिया कि दो भाई हम नौकरी कर रहे हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है नौकरी करने की। तुम घर पर रह कर के घर गृहस्थी संभालो, खेती बाड़ी संभालो, यही तुम्हारे हिस्से में आता है। मेरे खेत में कुछ फल का पेड़ लगाए हुए थे मेरे पिताजी, और उसमें फल का टाइम था। शाम अभी थोड़ा वक्त था होने में, मैं खेतों को राउंड ले रहा था। जब मैं किनारे पर आता हूँ ना, तब एक महात्मा जी ऐसा लोग मुझे दिखाई देते हैं। एक बार तो मैं देख करके भयभीत हो जाता हूँ कि कहीं वो जो मुझे दिखता है, हमेशा अलग अलग लोग दिखते हैं, मेरा नाम लेके पुकारते हैं, और कहीं वो ही तो नहीं है। एक पल तो मैं डर चुका था, लेकिन जब देखने लगा कि अरे अभी तो वो वक्त नहीं हुआ है, ये सब तो शाम होने के बाद में होता है, अभी तो सूरज निकला हुआ है, अभी सूरज डूबने में टाइम है, तब मैं थोड़ा सा हिम्मत किया था। वो महात्मा जी सीधा हमारे फलों के पेड़ों के पास में आ रहे थे। अब मैं वहीं पर खड़ा था, और तब आए तो मैं डरा हुआ था। मेरी ये हालत देख कर के शायद वो समझ गए कि मेरे साथ में कुछ न कुछ चक्कर चल रहा है। और तब वो कहने लगे कि बेटा, क्या मुझे एक फल तोड़ के दे दोगे। मैं डरा हुआ था। मैं अभी भी उनको समझ रहा था कि कोई भूत है, कोई प्रेत है, ऐसा ही कोई जीव है, इंसान नहीं है। लेकिन अब वो मेरे सामने में खड़े थे और मुझसे एक फल मांग रहे थे। मैं कहने लगा कि हाँ महात्मा जी, मैं आपको फल देता हूँ तोड़ करके, एक नहीं और मैं देता हूँ। 2-4 फल मैं तोड़ करके महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी मेरे कांपते हाथों को देख रहे थे और कुछ नहीं बोले। उस टाइम में वहीं बैठ गए जमीन पर। फल को उन्होंने धोया और शायद वो भोजन करना चाहते थे, फलाहार करना चाहते थे। फलों को फलाहार करने लगे। मैं थोड़ी दूरी पर अब जाने वाला था, और तभी कहने लगे, कह रहे बच्चा सुनो, अभी जाना मत, रुको, तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। जैसे ही वो बात बोले ना, मेरे मन में वही विचार आ गया कि ऐसा ही सब बोलते हैं, क्या ये ही भूत प्रेत तो नहीं है। लेकिन अभी दिन का टाइम था, इसलिए मुझे ज़्यादा शक नहीं हुआ था, लेकिन मैं डरा हुआ अंदर से जरूर था। मैं कहने लगा, महात्मा जी आपको मैं फल दे तो दिया, अब यहाँ पर क्या काम, मैं अपने घर जा रहा हूँ। और तब वो कहने लगे, नहीं बेटा, थोड़ी देर रुको, अब मैं ज़रा फलाहार कर लूँ और फिर तुमसे कुछ बात करता हूँ। ना चाहते हुए मुझे उस जगह पर रुकना पड़ा। हालांकि मेरा ही खेत था, मेरा ही बगीचा था, सब कुछ तो मेरा ही था। अब मैं इंतज़ार करने लगा कि कब फलाहार करें, कब मेरे से बात करें, क्या पूछना चाहते हैं, क्या कोई अब कुछ मेरे से मदद चाहते हैं। लेकिन मेरे पास में उस टाइम जेब में एक धेली तक नहीं था और मैं खाली जेब था। अगर वो कुछ मांगते तो मैं उस टाइम तो दे नहीं सकता था, कि जब तक हमारे घर पर नहीं आते, अब माँ अब कुछ देती नहीं पैसे, तो मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता था। ऐसे ही मेरे परिवार में चलता था। फलाहार करने के बाद हाथ अपना धोते हैं और कहते हैं कि बेटा मेरे नज़दीक आ जा। मैं नज़दीक आ जाता हूँ और तब कहते हैं, बेटा बैठ, तुमसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। अब मैं उनके सामने में बैठा हुआ था। वो मेरी आंखों में झांक रहे थे और कुछ मंत्र वगैरह ऐसा कुछ पढ़ नहीं रहे थे, ना उनके होठ बुदबुदा रहे थे, बस शांत भाव से मेरी आंखों में देखते जा रहे थे। आज जब वो देख रहे थे ना, मेरे मन के अंदर में अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरे बदन में जैसे सिहरन सी होने लगी थी। ऐसा क्या कर रहे थे मेरे साथ में कि मैं समझ नहीं पाया था। मैं उठने लगा
तब कहने लगे, अरे रे रे, रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ में कुछ कर नहीं रहा हूँ बेटा, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ज़बरदस्ती फिर बिठा दिए। अब फिर वो ऐसा ही करने लगे। अब मेरे मन में ऐसे ही कुछ विचार आ रहा था कि मेरे साथ कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, ये साधु बाबा मेरे साथ कोई गलत तो नहीं कर रहे। बदन में सिहरन हो रहा था। अब फिर शांत हो गया सब। साधु बाबा कहने लगे कि बेटा, ये सब तेरे साथ में कब से चल रहा है? मैं समझ नहीं पाया कि आखिर वो पूछना क्या चाहते हैं। मैं पूछने लगा, बाबा कौन सी बात की बात कर रहे हो? तब वो कहने लगे कि तुझे कोई इंसान या कोई और अन्य लोग दिखाई देते हैं रात के टाइम, शाम के टाइम, जो तुम्हारा पीछा करते हो, तुम्हें रोकने की कोशिश करते हो, या तुमसे बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, ऐसा तुम्हारे साथ में चल रहा ना? अब तो मेरे मन की बात जान गए थे महात्मा जी। हमें एकदम खौफ में आ गया था कि मेरे मन की बात, मेरे साथ में जो बीता हुआ है, ये कैसे जान गए। मैं डर गया था, मैं कुछ बोल नहीं रहा था। अतः वो महात्मा जी कहने लगे, अरे डरो मत बेटा, डरो मत। अब जो मैं पूछा हूँ उसका हाँ या ना में जवाब दो। अगर ऐसा है, नहीं हुआ है तो बड़ी उत्तम बात है। अगर ऐसा तुम्हारे साथ में चल रहा है तो इसके बारे में मैं तुमसे बात करने वाला हूँ, सच बताना। मैं हाँ में जवाब दिया कि हाँ महात्मा जी, ऐसा ही मेरे साथ में चल रहा है। लेकिन ये सब होता है ना जब मैं अकेले होता हूँ और बिल्कुल सुनसान जगह पर होता हूँ और शाम के टाइम हो चुकी होती है, सूरज जब डूब जाता है, तब ये मेरे साथ में होता है। जैसे मुझे लगता है कि मुझे भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं। भूत प्रेत मुझे आवाज़ देते हैं, रोकने के लिए पूछते हैं कि रुको, तुमसे बात करनी है। लेकिन मैं उनको देख करके डर जाता हूँ। महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ, मैं जब तुमको देखा ना पहली नज़र में, तब मुझे संदेह हो गया था कि तुम्हारे साथ में ऐसा ही कुछ चल रहा है। अब बताओ, तुम्हारी शादी वादी हुई, बाल बच्चे कितने हैं? वो पूछने लगे थे। मैं कहने लगा कि महाराज, मेरा शादी नहीं हुई है, ना शादी होने की उम्मीद है, जैसा मेरे साथ में चल रहा है। अब जो भी मेरे गांव में लोग मेरे बुरा प्रचार किए थे कि मेरे शरीर में न जाने कितने भूत प्रेत बैठे हुए हैं, अब मैं एक भूताहा इंसान हूँ, इसीलिए मेरी शादी नहीं हो पा रही है। महात्मा जी नाराज होने लगे उन लोगों पर। अरे उनको क्या पता है कि तुम्हारे साथ में क्या चल रहा है? खैर तुम चिंता मत करो, शादी नहीं हुई अभी तक ना। मैं कहने लगा कि नहीं, कोई आसार भी नहीं है शादी का, अब हमारे पास में रिश्ता भी नहीं आता है। महात्मा जी सोच में अब डूब गए थे और कहने लगे कि तुम्हारी शादी की तो रेखा है, शादी तो तुम्हारी अवश्य होना चाहिए, अपना तुम जरा हाथ बढ़ाओ आगे। मैं जब हाथ बढ़ाया तो देख के कहने लगे, हाँ, रेखा तो अस्पष्ट मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं अब बेचैन हो उठा था उनकी बात सुन करके। अब हमारे बारे में ऐसे अजीबोगरीब बात कर रहे थे जैसे सब कुछ जान रहे हों। सब उनके सामने घटा हुआ एक अनजान शख्स मेरे बारे में सब कैसे जान सकता है? मैं बहुत खौफ में था। मैं समझ लिया था कि महात्मा जी ऐसे कोई नहीं है, पहुँचे हुए महात्मा है, इनको ज्ञान बहुत है, तभी तो ये मेरे बारे में जाने हैं। अब वो कह रहे थे कि तुम्हारे हाथ में रेखाएं तो हैं शादी का, तुम्हारी शादी होना चाहिए। लेकिन जब हाथ देखते हैं ना, कहते हैं बेटा तुम्हारी शादी तो अवश्य होगी, लेकिन इंसान से नहीं होगी। मैं और खौफ में आ गया था, क्या मतलब है? तब कहने लगे कि मेरा जो मतलब है मैं वही बता रहा हूँ। तुम्हारी शादी ऐसे नहीं होगी जैसे इंसानों की होती, तुम्हारा मेल मिलाप होगा। जब तुम्हारा मेल मिलाप हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारी शादी का रेखा है ना स्पष्ट हो जाएगी, और तब तुम्हारी शादी इंसानी लड़की के साथ में हो सकती है। लेकिन जब तक तुम ये पहल नहीं करोगे, पहला वाला काम नहीं करोगे, और तब तक तुम्हारी शादी इंसान लड़की से तो हो ही नहीं सकती। सही कहूँ ना तो मैं दहल चुका था उनकी बात सुन करके। बड़ा अजीबोगरीब बात कर रहे थे। मैं कहने लगा, आप किसकी बात कर रहे हो? और तब वो कहने लगे कि ये जो शादी मैं देख रहा हूँ ना, जब तुम एक ऐसी लड़की से करोगे जो इंसान नहीं हो, तो समझ लो
तुम्हारा शादी कुछ दिनों के बाद में अवश्य इंसानी लड़की से हो जाएगी। तुम भी शादीशुदा हो जाओगे। समाज की नज़र में भी तुम अब शादीशुदा होगे। तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे घर पर होगी। लेकिन जब तक ये काम नहीं करोगे ना, तुम्हारा शादी होने का कोई मतलब ही नहीं है। वाकई में महात्मा जी ने मुझे डरा दिया था। मैं सोच में पड़ गया था। अब मैं कहने लगा, छोड़िए ना महात्मा जी, अब मुझे शादी ही नहीं करना है। तब महात्मा जी कहने लगे कि नहीं बेटा, जब तक तुम शादी नहीं करोगे समाज में तुम्हारा नाम नहीं होगा। क्या तुम दिल से नहीं चाहते हो कि तुम्हारी शादी हो? हाँ, मैं तो दिल से चाहता था कि मेरी शादी हो। जैसे मेरे भाइयों की शादी हुई है वैसे ही हमारी भी पत्नी मेरे घर में आए, मेरा आदर सत्कार करे। अब मैं उसके साथ प्रेम भरी बातें करूं जैसे मैं अपने भैया भाभी को देखता था। मेरे दिल में भी लालसा थी, उमंग थी। लेकिन सब कुछ अब खत्म होने जा रहा था। 25 साल से ऊपर मैं जा रहा था, उम्र हो गई थी। अब हमारी तो शादी का अब ऐसा कोई माहौल ही नहीं दिख रहा था। लेकिन महात्मा जी ने मेरे मन में एक दीप जला दिया था और वो कहने लगे कि बेटा, एक उपाय करनी पड़ेगी। अगर ये तुम उपाय कर लेते हो ना, तो समझ लो तुम्हारी शादी का जो रेखा छिपा हुआ है वो उभर के आ जाएगा। तुम्हारी शादी अवश्य होगी और बड़ा धूमधाम से होगी। तो तुम्हारा गांव वाले देखते ही रह जाएंगे। चाहे वो लाख कोशिश करेंगे ना तुम्हारी शादी काटने की, वो काट नहीं पाएंगे। ऐसा मैं सब कुछ देख रहा हूं। मैं कहने लगा डरते हुए कि महात्मा जी, मैं कौन सा काम करूं? तब महात्मा जी कहने लगे कि बेटा, मैं उसके बारे में तुम्हें बताता हूं। आज जब वो बताने लगे ना, तो मैं तो और डर गया था। कहने लगे कि नहीं महात्मा जी, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। आप अपना टाइम अब मेरे पास में बैठकर व्यर्थ कर रहे हो। तब महात्मा जी हंस के कहने लगे, मैं व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ, मैं सही जगह पर आया हूँ, सही इंसान के पास में आया हूँ। तुम अपने बारे में अभी तक जानते नहीं कि तुम हो क्या हो। तुम्हें जरा भी अपने बारे में कुछ नहीं मालूम है। उनकी बातें बड़ी मोटी मोटी भारी भारी थी। अब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था। उस टाइम बस मुझे लग रहा था कि शायद मैं महात्मा जी की बात मानूंगा तो मेरी शादी अवश्य हो सकती है। लेकिन उसके लिए मुझे शमशान में जाना था। एक ऐसा पूजा करना था जो मैं कभी नहीं कर सकता था। मैं तो शाम होते ही अपने घर की तरफ भाग लेता था। अकेले में कभी मैं रहता नहीं था। मुझे तो इतना भय लगता था, डर लगता था कि जैसे मेरे पीछे कोई आत्मा ना आ जाए। मैं बहुत डरा हुआ था। पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएट, और ऐसे तो मैं डरपोक नहीं था। लेकिन हालात ने मुझे डरपोक बना दिया था। अब मैं सोच रहा था कि जो महात्मा जी बात बता रहे हैं कि शमशान में जाकर के सारी रात तुम्हें पूजा करना पड़ेगा, और तब जाकर के ये समस्या हल हो जाती है। पहला तुम्हारा साथ एक ऐसी लड़की देगी और उसके साथ तुम कई रात गुजारोगे। वो लड़की अब तुम्हारा पहली पत्नी होगी। अब इसके बाद जब लड़की तुम्हारे जिंदगी से हट जाएगी, तब तुम्हारा ये जो शादी का मुहूर्त है ना, वो नज़दीक आ जाएगा। अब देखना, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, जब तक ये काम नहीं करोगे, ये कार्य सिद्ध नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी शादी हो ही नहीं सकती, चाहे तुम जितना भी जोर लगा लो। मन में दीपक जला चुके थे। हाँ, मैं डर रहा था। लेकिन महात्मा जी मुझे अब बताते जा रहे थे कि बेटा, तुम अद्भुत हो। मैं तुम्हारा जब देखा ना चेहरे का तेज, तभी मैं समझ गया था कि मैं एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहा हूं जो लाखों में एक होते हैं, और तुम वही हो। तुम तो अपने आप को भाग्यशाली समझो। ना जाने क्या क्या बातें वो कह रहे थे जो मेरे सर के ऊपर से निकल रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था उनकी मोटी मोटी बातें। अब मेरे मन में तो बस घंटी बजा चुके थे कि तेरी शादी जरूर होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें शमशान में जाना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, सारी रात शमशान में गुजारना पड़ेगा, और तब ये तुम्हारे साथ में हो सकता है। उस लड़की के साथ में पहला तुम्हारा शादी होगा, रिश्ता होगा, मेल मिलाप होगा, और तुम उसके साथ में बड़ा मधुर संबंध रखोगे। उसके साथ में कोई ऐसी वैसी बात नहीं करोगे, ना उसको तुम नाराज करोगे। अगर तुम्हारे साथ भी एक हफ्ता भी रह गए ना, तो समझ लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
अब बाबा जी मुझे वही करने कह रहे थे जो मैं कर नहीं सकता था। मैं तो इतना भयभीत हो जाता था भूत प्रेत के नाम से, और बाबा जी तो मुझे शमशान में भेज रहे थे, भूतों के पास में। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? लेकिन वही ख्याल था मन में, एक लगन अब जाग चुकी थी। मुझे लगा कि हाँ, अगर मैं ये कार्य सिद्धि कर लूँगा तो मेरी शादी हो जाएगी, मेरी भी पत्नी आ जाएगी, मुझे भी कोई प्यार करने वाला मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे पहले वो सब काम करना था, और जब तक मैं वो काम नहीं करूँगा तब तक ये सब हासिल नहीं कर सकता था। महात्मा जी मुझे बताते गए कि बेटा, मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, छोटा सा मंत्र है, मैं लिख देता हूँ ताकि तुम्हें ध्यान रहे। इसको अपने मन में याद कर लो, क्योंकि उस जगह पर तुम्हें अब ये पढ़ करके, पर्ची पढ़ करके मंत्र पढ़ना नहीं होगा, तुम्हें याद होना चाहिए। जैसे मैं पूजा का विधि बता रहा हूँ, अब वैसे तुम्हें करना होगा। देखना, पहले ही रात में जब तुम ये साधना कर लोगे ना, तो ये लड़की तुम्हारे सामने में आ जाएगी। उसको तुम्हें अपनी पत्नी बनाना है। जो वो कहे वो तुम्हें करना है, नाराज नहीं करना है। 1 हफ्ता तक वो तुम्हें रखेगी अपना पति समझ करके। तब तुम इस पड़ाव को पार कर लोगे ना, तो वो लड़की तुम्हारे जीवन से खुद ही हट जाएगी। फिर तुम्हारी शादी की रेखाएं अब उभर करके ऊपर आ जाएगी। संजोग तुम्हारा शादी का जुट जाएगा। देखना कितनी धूमधाम से शादी होगा, और जल्दी होगा जब ये कार्य सिद्धि कर लोगे। फिर वो जाने लगे, कहने लगे कि बेटा डरना नहीं, तुम्हारे साथ में कभी भी कोई बुरा नहीं कर सकता है। तुम में वो शक्ति है, तुम्हारे अंदर वो पावर है, वो क्षमता है कि चाह करके भी तुम्हारा कोई भूत प्रेत कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। चाहे तुम्हारे पास में क्यों ना जाए, तुम्हें मारने की कोशिश करे, लेकिन तुम्हें अब ऐसे भूत प्रेत छू भी नहीं सकता है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे अंदर में ऐसी कौन सी शक्ति छिपी हुई है जो मैं आज तक देख नहीं पाया। ये महात्मा जी सब कुछ बता करके अब जा रहे हैं। तब मैं उनको रोकते हुए कहा कि महात्मा जी, अब आप कब मिलोगे? हंसने लगे, कहने लगे कि बेटा, फल खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी, हो सकता है कि जब आऊँ तब तक तुम्हारी शादी भी हो जाए, हो सकता है तुम्हारे बाल बच्चे भी हो जाए। मैं जरूर आऊँगा, अवश्य आऊँगा, लेकिन टाइम तिथि में कुछ बता नहीं सकता। मैं अब निकलूँगा, कहाँ जाऊँगा, मेरी कोई और छोर नहीं है। अब वाकई में ये सब समझा बुझा करके अब वो विदा हो चुके थे। अभी शाम नहीं हुई थी तो मैं अपने खेतों में था, फल के बगीचों में था, और मैं इसी बारे में सोच रहा था कि क्या ये महात्मा जी ने कहा है, ये क्या मैं अगर साधना करूं, सिद्ध करूं, तो क्या ये सब मेरे साथ में हो सकता है? मैं अब डरा हुआ तो था, लेकिन मैं सोच लिया था कि अगर मेरी शादी करना है, मेरी पत्नी घर पर अगर लाना है, तो ये काम तो करना पड़ेगा, जैसे महात्मा जी ने कहा। अब फिर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि कुछ ही देर के बाद में अब सूर्य अस्त होने वाला था। ऐसे वक्त में मैं अकेले कभी रह नहीं सकता था। घर पहुंचता हूं। अब मैं किसी के बात महात्मा जी के बारे में बताता नहीं हूं। जैसे घर का माहौल था, मैं भी उसमें अब घुला मिला था। मैं किसी को नहीं जाहिर करने दिया कि महात्मा जी ने मुझे ऐसा ऐसा बताया। सब कुछ मन में शांत था। अब धीरे धीरे हफ्ता दिन गुजर गया। मैं उस कार्य को सिद्ध करना चाहता था, लेकिन मेरा हिम्मत हो नहीं पाता था। मैं डरता था कि कहीं मैं शमशान में जाऊं, अब मेरे साथ कुछ अनर्थ हो जाए। वही सोच करके अब मैं भयभीत हो जाता था, डर जाता था। हिम्मत मेरा अब साथ नहीं देती थी। लेकिन मैं सोचने लगा जब हफ्ता दिन बीता कि ऐसे भी मेरी ज़िंदगी क्या है। अगर मैं शादी ब्याह नहीं करता हूँ तो मेरी तो आधी अधूरी ज़िंदगी है। चलो एक बार चांस लेते हैं, देखते हैं कि महात्मा जी की बात कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है। कम से कम पहचान तो हो जाएगी। अब मैं मानता हूँ कि मुझे भूत प्रेत अगर मार भी देते हैं तो मैं ऐसा भी सहन कर लूँगा। अगर मेरे साथ में कुछ अनिष्ट करते हैं तो मैं वो भी बर्दाश्त कर लूँगा। देखते हैं कि महात्मा जी के वचन झूठ निकलता है या सत्य निकलता है। वो कह रहे थे कि तुम्हारे पास में भूत प्रेत अगर कोई ऐसा होगा जो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, पकड़ना चाहेगा, छूना चाहेगा, कष्ट देना चाहेगा,
वो तुम्हारे नज़दीक कभी नहीं आएगा। तुम्हारे पास में वही लड़की आएगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, और उसके अलावा तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा, चाह करके भी। तुम अब देख लेना, जब तुम जाओगे शमशान में, तब तुम कहोगे कि महात्मा जी ने तुम्हारे साथ में कोई धोखा नहीं किया है, तुम्हें कोई झूठ नहीं बोला है। आखिरकार मैं विश्वास कर लिया था कि चलो आज मानते हैं। वो तिथि भी आने वाली थी जिस तिथि को मुझे ये सब करना था। हिम्मत जुटाने लगा और जो भी सामान था मैं इकट्ठा करने लगा। अमावस की रात में मुझे गांव के शमशान के पास जाना था, और शमशान में मेरी हिम्मत कहाँ होती थी दिन में जाने के लिए, लेकिन अब मेरे अंदर में हिम्मत आने लगी थी। जब से मैं महात्मा जी से मिला था ना, मेरे शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगा था। धीरे धीरे जो डर था ना मेरा, अब निकलता जा रहा था। जैसे जैसे समय अब आगे बढ़ता जा रहा था, दिन अब निकलते जा रहे थे, वैसे वैसे मेरे शरीर में डर नाम का चीज़ है ना, वो मेरा पीछा छोड़ता जा रहा था। अब मैं शमशान में पहुंच गया था दिन के टाइम में, देखने के लिए कि मैं देखूं मैं कहाँ साधना करूंगा। जगह मैं चुनाव करता हूं और उस जगह की साफ सफाई करता हूं। अब हमारे गांव के आसपास में 2 गांव थे, और दोनों गांव का और सामूहिक शमशान घाट था। लेकिन ऐसा हर रोज़ थोड़ी मृत्यु होती है लोगों की। अरे साल में 6 महीने में कभी अर्थी आ गई, जल गई, ऐसा ही होता था। छोटे छोटे गांव थे हमारे, और उस शमशान में मैं देख रहा था कि घास फूस, जंगली सब कुछ पेड़ पौधे उगे हुए हैं। अब वहाँ पर ऐसा कोई माहौल ही नहीं था कि अभी ताज़ा ताज़ा कोई चीता जली हो। आग जरूर जली होगी कभी, लेकिन वो सब ठंडी हो चुकी है, और उन राख पर अब जो जंगली पेड़ थे, जंगली झाड़ियाँ थी, अब वो निकल चुकी थी। मैं जगह का चुनाव कर लिया था, साफ सफाई कर लिया था, क्योंकि अब दिन अमावस के नज़दीक आने वाला था। अब मैं अपने घर में किसी को, अपने दोस्तों तक का भी, अब वैसे मेरे जो दोस्त थे ना, गिनती के ही थे। सब जो मेरे दोस्त थे बचपन के, सब मुझसे छूट गए थे। उनके माँ बाप ने मना कर दिया था कि नहीं, महेश के साथ तुम कभी नहीं जाओगे, हो सकता है कि उस पर से भूत उतर करके तुम्हारे पास में आ जाए। इसलिए मेरे दोस्त मुझसे कटे रहते थे, दूर दूर से ही बात करते थे। मैं भी समझता था अब उनकी तकलीफ हो, जैसा भी हो, उनको सिखाया गया है, उनका कोई कसूर नहीं था। अब उनके माँ बाप ने सब कुछ सिखा रखा है तो वही तो काम करेंगे। आखिरकार अब अमावस की रात अब आने वाली थी। सुबह मैं उठा, जैसे महात्मा जी ने बताया था, स्नान करने का, पूजा पाठ करने का, और उस मंत्र को तो मैं अब याद कर चुका था। सारा सामान लेकर के मैं इकट्ठा छिपा कर रखा हुआ था। जब रात होने लगी ना, मेरा दिल धक धक करने लगा कि अब क्या होगा। क्या मैं शमशान में जाऊंगा? अब इस मंत्र को मैं जाप करूंगा सारी रात जो मुझे करनी है, और इसके बाद हमारे साथ कुछ चमत्कार होगा। वो एक ऐसी लड़की आएगी जो इंसान नहीं है, लेकिन देखने में इंसान की तरह होगी। अब मुझे उसके साथ में रात बिताना होगा। जब तक वो लड़की चाहेगी उसके साथ हमें अब सोना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। और जब वो लड़की मेरे जीवन से हट जाएगी तो समझ लो कि ये सब, अब मेरे सारे दुख तकलीफ सब कुछ हट जाएगी। अब वो शादी का मुहूर्त अब निकलने लगेगा। शादी करने वाले लोग हमारे घर पर आने लगेंगे। चाहे गांव के लोग कितना भी कुछ मना करें, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। मैं मन ही मन सब कुछ तैयार था। अब मैं देख रहा था कि परिवार के कब लोग सोएंगे, क्योंकि मुझे वहाँ आधी रात से पहले निकल जाना था। जगह का मैं चुनाव कर लिया था, सब कुछ तैयारी कर लिया था। आखिरकार जब 10 बजा तो मेरे परिवार के सारे सदस्य अब सो गए थे गहरी नींद में, और वही टाइम था। अब हमारे घर की जो 4 दीवारी थी एक जगह से नीचे थी। मैं जानता था कि मुझे अब मेन दरवाज़ा खुल के जाना नहीं है। वहाँ पर मैं सीढ़ी लगा चुका था पहले से, और सीढ़ी से दूसरी साइड सारा सामान लेकर के आराम से कूद गया था। अब मैं धीरे धीरे अब अपने गांव से बाहर निकलता गया, जबकि मैं रात में कभी निकलने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन महात्मा जी से मिलने के बाद ऐसा मुझे महसूस होने लगा कि मेरा जो डर है ना, बिल्कुल अब खत्म हो गया। अब मुझे डर नहीं लग रहा है।
चुपचाप गलियों से निकलता हुआ गांव से बाहर निकलता हूँ। खेतों खलिहान को पार करते हुए मैं शमशान में पहुंच जाता हूँ बिना डरे हुए। उस जगह पर आकर के सब सामान का एकत्रित करता हूँ, दीपक जलाता हूँ और उसी मंत्र का उच्चारण करने बैठ जाता हूँ। कंठस्थ मुझे याद होता है, जैसे गुरु जी ने बताया था, जो महात्मा जी थे जो ऐसे बताया था, उसी विधि विधान से सब कुछ मैं करने जा रहा हूँ, आंख बंद किए हुए। और गुरु जी ने बताया था कि देखो, हो सकता है कि तुम्हारे आसपास में कुछ आत्माएं आए, तुम्हें आवाज़ दे, तुम्हारा नाम पुकारें कि महेश महेश उठ जाओ, मैं आ गई हूँ। लेकिन बेटा, ऐसे लोगों के प्रलोभन में बिल्कुल मत पड़ना। और ये जो मंत्र है यथार्थ अब तुम याद करते रहना, बोलते रहना और ऐसे ही करते जाना है। जब सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा ना, तब ऐसा लगेगा तुम्हारा शरीर बिल्कुल बर्फ की तरह हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो समझ लेना कि तुम्हारे आसपास में वही आत्मा लड़की आ गई है। तब तुम आप अपनी आंखें खोल सकते हो और उससे जो बातें करना है तुम कर सकते हो। वैसे ही मैं कर रहा था। अब वाकई में आधा पौने घंटे के बाद ही मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई पड़ी, बड़ी मीठी आवाज़, मेरा नाम लेके पुकार रही थी, महेश महेश मैं आ गई हूँ, अब आंखें खोलो, अब मेरे पास में आ जाओ। मैं अंदर ही अंदर समझ चुका था कि जैसे महात्मा जी कह रहे थे, अब वैसे ही सब मेरे साथ में घट रहा है। नहीं, मुझे आंखें नहीं खोलनी है, ना उस औरत को मुझे आवाज़ देना है, चाहे वो कुछ भी पुकारता रहे। अब इसके बाद में दूसरी आवाज़, तीसरी आवाज़, सारी औरतों की आवाज़ आ रही थी, बदल बदल करके, अलग अलग जगह से, कोई पूरब साइड से, कोई पश्चिम साइड से, कोई उत्तर, कोई दक्षिण से, और सबकी आवाज़ बदली हुई। मैं देख नहीं पाया था कि क्या वो औरत एक ही थी या उसके रूप अलग अलग थे। जैसे आवाज़ अलग अलग था, सबका अलग अलग आवाज़ था। मैं डरा नहीं, जैसे महात्मा जी ने बताया था, वैसा ही सब कुछ मैं करता जा रहा था। अभी अभी जो हालात थे ना, बिल्कुल वैसे ही थे, नॉर्मल थे। अब मेरे शरीर में अभी ठंडक का कोई महसूस ही नहीं हो रहा था। अब ऐसा ही घंटा डेढ़ घंटा तक चलता रहा, लेकिन मैं अपना जो मंत्र था उसको रोका नहीं, लगातार मंत्र का जाप करता रहा। अब इसके बाद मैं ऐसी जगह पर पहुंचने लगा था कि मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं हूं कहां पर। मैं अपने आप को, अब जो शमशान में होना चाहिए था, अब मुझे लग रहा कि मैं एक ऐसी जगह पर आ चुका हूं जहां पर जैसे पहाड़ हो, जैसे वहां बर्फ हो, ठंडा ठंडा महसूस हो रहा हो, ऐसे मुझे लग रहा था। आज जैसे ही मुझे महसूस होता है ना, आप ठंडक की एहसास होती है, जैसे शरीर में सर्दी लगना शुरू हो गया है, तब मैं अपनी आंखें खोल देता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं तो उसी शमशान के अंदर में हूँ। अब वहाँ पर बर्फ का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगता हूँ, तब मुझे सामने से एक लड़की आती हुई दिखाई देती है, जो बर्फ की तरह सफ़ेद कपड़े पहन रखी थी। मेरे पास में आ जाती है, रुक जाती है, अब मेरा हाथ पकड़ती है और कहती है, उठो, चलो मेरे साथ में चलो, तुम मुझे पुकार रहे थे ना, मैं आ गई। मैं उसके साथ में चल देता हूँ, मंत्रमुग्ध। जो भी सामान था शमशान में, मैं उसको छोड़ देता हूँ। वो लड़की मुझे लेके जाती है, कहाँ जाती है मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे तो लग रहा है कि मैं ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में हूँ जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ अब बिखरे पड़े हों, बर्फ़ जो पहाड़ों से ढके हुए हों, ऐसे मुझे महसूस हो रहा है कि मैं एक ठंडी वादी में हूँ। और मैं अपने आप को उस लड़की का हवाले कर देता हूँ। लड़की मुझे कमरे में लेके जाती है, ऐसा कमरा जो सफ़ेद कपड़ों से ढका हुआ है, जिधर देखो सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल किया हुआ है। और लड़की मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ कर कहती है कि मुझे याद कर रहे थे ना, मुझे पुकार रहे थे ना, तो मैं आ गई। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अब समझ गए तुम्हें क्या करना है। आखिरकार जैसे महात्मा जी ने बताया था, उस लड़की को मैं नाराज नहीं करना था। अगर नाराज कर देता तो सारा खेल खत्म हो जाता। जो लड़की कह रही थी, अब मुझे वो करना पड़ रहा था। आखिरकार मुझे झपकी आने लगी। तब वो कहने लगी, लड़की
मैं तुम्हें वापस छोड़ के आती हूँ, लेकिन तुम अगली रात को तैयार रहना मेरे साथ में आने के लिए। और वो लड़की मेरा हाथ पकड़ के चलती है और जैसा लग रहा है कि मैं पहाड़ी रास्तों में चल रहा हूँ। हर तरफ ठंडक ठंडक महसूस हो रहा है, बर्फीली हवा चल रही है, मुझे सर्दी लग रही है। और जैसे मैं अपनी आंखें बंद किया हुआ हूँ, मुझे आसपास में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लड़की हाथ पकड़ के लेके आती है और मुझे उसी जगह पर बिठा देती है जहाँ पर मैं वो साधना कर रहा था, उसी शमशान में। अब इसके बाद में सन्नाटा पसर जाता है। अब मैं अपना आँख खोलता हूँ धीरे धीरे, और जब मैं देखता हूँ तो मैं तो उसी शमशान में हूँ। सुबह होने जा रही है। सारा सामान समेटता हूँ। अब पहला कार्य विधि मेरी सफल हो चुकी थी। जैसे महात्मा जी ने बताया था, अब मैं सब कुछ वैसा ही चला था। लेकिन मैं जो ठंडक महसूस कर रहा था, तो क्या मैं किसी पहाड़ी क्षेत्र में चला गया था? ऐसी जगह पर जहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो? ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन मुझे जो महसूस हुआ, मैंने जो महसूस किया वहाँ पर, जैसे मैं कोई पहाड़ी क्षेत्र में हूँ। लेकिन अब सुबह होने जा रही थी। आज जल्दी से सामान को समेटता हूँ। अब ये मेरी साधना खत्म हो गई थी। सामान को समेट करके एक झाड़ी के अंदर में रख देता हूँ। उस चीज़ को मैं अपने घर पर भी लेकर नहीं जा सकता। आराम पर घर में आता हूँ और उसी साइड से अब मैं चढ़ता हूँ और घर के अंदर पहुँच करके सीढ़ी हटा देता हूँ। अपने बिस्तर पर आके सो जाता हूँ। जब माँ मुझे जगाती है ना, तो सुबह के 8 बज चुके थे। माँ कहती, बेटा अरे तू रात भर सोया नहीं क्या? इतना देर तो कभी सोता नहीं है, तबीयत ठीक है ना? अब माँ तो माँ ही होती है, हमेशा अपने बच्चों को चिंता करती रहती है। और वो ऐसी मेरी माँ थी। तब मैं कहने लगा, माँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और तुम मेरी अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। तब माँ हंसने लगी, कितना बड़ा हो गया है? चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए छोटा ही होता है हमेशा। अब मैं समझता था कि माँ की ममता ऐसी ही होती है। और रात को अब मैं अपने कमरे में रहता था। सारा दिन इधर उधर घूमना, खेत में जाना, बगीचे में जाना। लेकिन मेरा दोस्त नहीं था। मैं बताया पहले भी आपको कि मेरा जो दोस्त थे ना, कटे कटे रहते थे। एक मेरा जो जिगरी दोस्त था, जो किसी की बात नहीं सुनता था, वो शहर में नौकरी करने चला गया था। अब मैं अकेला पड़ा हुआ था, ज़्यादातर अपने खेतों में और अपने परिवार में। इसके अलावा मैं किसी के घर पर जाता आता भी नहीं था। शाम हुई, खाना वाना खा करके अब मैं अपने बिस्तर पर सो गया था। गहरी नींद में मैं सपने के अंदर में देख रहा हूँ कि वही सफ़ेद कपड़ों वाली कन्या मेरे कमरे में आ चुकी है और वहाँ पर बिल्कुल बर्फीला माहौल बन चुका है। ठंडा ठंडा हर तरफ मुझे महसूस हो रहा है। लग रहा है कि बर्फीली हवा चल रही है। मुझे जाड़ा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अब सर्दी लग जाएगी, मुझे गर्म कपड़ा पहनना चाहिए। तब वो लड़की मुझे सपने में अब उठाती है, क्या तुम सोते ही रहोगे कि मेरे साथ में चलोगे? अब मैं उसके साथ में चल देता हूँ। ये सब मेरे सपने के अंदर में हो रहा है, लेकिन मुझे लगता था कि ये सब रियल टाइम में चल रहा था। मैं उसी घर में पहुँचता हूँ। उसी घर में लड़की के साथ रात बिताने के बाद लड़की मुझे फिर हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आऊँ। और तभी मैं देख नहीं पाता हूँ। उस घर में उस लड़की को देखता हूँ, सब कुछ होता है, लेकिन जब लड़की मेरा हाथ पकड़ के चलने लगती है ना, तो ऐसा लगता है कि मेरी आंखें भारी हो गई हो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। बस बर्फीली वादियों का अब वो ठंडाई मुझे महसूस होती थी, बर्फीली हवा चलती हुई महसूस होती थी। और जब मैं अपने बिस्तर पर आ जाता कुछ ही देर के बाद मुझे नींद खुल जाती थी। और तब मैं समझ पाता कि मैं उस जगह पर चला गया था। ऐसा ही हफ्ता दिन तक मेरे साथ में चलता रहा। अब मुझे लगता था कभी कभी ये सब सपने में हो रहा है, और कभी कभी लगता कि नहीं नहीं, ये रियल टाइम में चल रहा है। मैं उस लड़की के साथ में जाता हूँ, उसके घर में उसके साथ अब मौजूद रहता हूँ, रात बिताता हूँ, और फिर लड़की मुझे ले आकर के घर तक छोड़ देती है। ऐसा ही एक हफ्ता होने के बाद में अब वो लड़की एक रात मुझे लेके जाती है। सब कुछ माहौल ऐसा ही है। अब फिर कहती है कि देखो, अब मुझे याद मत करना, तुम मुझे अब भूल जाना, और ना मैं तुम्हारे पास में आऊँगी, लेकिन तुम उस मंत्र का जाप
बिल्कुल मत करना, और ना मुझे बुलाने की कोशिश करना। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ में मैं कुछ बुरा कर दूंगी। वो मुझे धमका रही थी, समझा रही थी प्यार से कि देखो उस मंत्र का जाप बिल्कुल मत करना। अब जो हो गया अब उसको ख़त्म करते हैं, तुम अपने घर और मैं अपने घर। और यही तो मैं चाहता था, जैसे महात्मा जी ने कहा था कि हाँ, जब लड़की अपने आप तुम्हारा पीछा छोड़ दे तब तुम समझ देना कि तुम्हारा काम हो चुका है। तुम्हारी जो रेखा है, जो छिपी हुई है, वो उभर के बाहर आ जाएगी। तुम्हारे लग्न मुहूर्त सब कुछ जुड़ते चले जाएंगे और देखना एक दिन धूमधाम से शादी होगी। अब उस लड़की से हमारा रिश्ता खत्म हो चुका था। ना तो मेरे सपने में आती थी और ना मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता था। वो मंत्र मुझे भी याद था अभी तक। अब मैं चाहता था उस मंत्र को जाप करके उस लड़की को बुला सकता था, लेकिन जैसे महात्मा जी ने कहा था अब मैं वैसे ही किया था कि नहीं बाबा, दोबारा उस झमेल में मुझे नहीं पड़ना। महीना 1.5 महीना गुजर चुका था। अब मेरे माँ के पास एक रिश्ता आता है। अब जो भैया की साली थी ना, और उनका कोई जानने वाली थी उसी गांव में जहां उनकी साली की शादी हुई थी। देखने में लड़की हीरोइन की तरह थी, पढ़ी लिखी। और वो रिश्ता माँ ने बिल्कुल तय कर दिया, देरी नहीं किया। अब उस गांव के लोग मुझे देखने के लिए आते हैं। चोरी छिपे हमारे जो गांव के लोग थे अब वो रिश्ता को काटना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे ससुर थे ना, वो कहने लगे नहीं, हमें किसी का नहीं सुनना है। हमारा दामाद बढ़िया है, अब इसके पास में कोई धन की कमी नहीं है, सब कुछ है, संयुक्त परिवार है, 2 भाई काम करने वाले हैं, अब किसी चीज़ का कमी नहीं है। इस घर में हमारी बेटी राज करेगी। सबको मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं और सब लोग अपने अपने मुंह लटकाए अब चले जाते हैं। अब उनके पास में कोई नहीं अब बताने के लिए आता है कि ये लड़का भूता है, इसके पास में भूत प्रेत होते हैं। लेकिन ये मैं जानता था आज से पहले क्यों नहीं हुआ। ये साधु बाबा का चमत्कार था, वो महात्मा जी का। और वो कह रहे थे कि देखना एक दिन तुम्हारी धूम धड़ाके से शादी होगी और तुम्हारे गांव वाले देखते रह जाएंगे। हाँ, ऐसा ही हुआ था। शादी होने के बाद मैं बहुत खुश था और गांव के लोग तो मुझे जलन की दृष्टि से देखते थे और मैं बहुत जलाने की कोशिश करता था। अब मुझे भूत प्रेत दिखाई नहीं देते थे। ऐसा मेरे साथ में कब हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं अपनी पत्नी के साथ खुश था, परिवार में सब हमारा मिला जुला परिवार था। आखिरकार जब मेरी कन्या की जन्म होती है, छोटी सी कन्या मेरी बेटी, बहुत सुंदर, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हुई थी। कोई एक नज़र में देख के पहचान सकता था कि हाँ, ये माँ बेटी दोनों एक ही रूप में है। सेम शक्ल था, जैसे मेरी पत्नी मुस्कुराती थी और छोटी सी उम्र में वैसे ही मुस्कुराती थी। और मैं तो बस अब उसकी मुस्कुराहट देखते ही मुझे बनता था, कितना आनंद आता था। महात्मा जी को मैं भूल चुका था, 2 साल हो चुके थे। अब मैं बीच में कई बार याद आया था कि शायद महात्मा जी कभी इधर आएंगे तो जरूर आएंगे, लेकिन अब दिमाग से निकल चुका था 2 साल बीतने के बाद में कि शायद महात्मा जी आएंगे नहीं आएंगे, कहीं लंबा चलेंगे होंगे। लेकिन एक रात शाम जब हो जाता है 8 बजे के आसपास में, तब मेरे दरवाजे पर मेरा नाम लेकर के कोई पुकारता है। सही कहूँ ना कि मैं बहुत डर चुका था। मुझे लगा कि क्या वो भूतों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। जरूर मेरे दरवाजे के दूसरी तरफ में कोई भूत प्रेत होगा। मैं खौफ में भर गया था। मैं अब दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता था, न जानना चाहता था कि आखिर बाहर में कौन है। माँ कहने लगी, अरे दरवाज़ा तो खोल, जाके देख बाहर में, अब कोई आया होगा, कोई काम होगा। मैं कहने लगा, माँ से, नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, डर लग रहा है। तब माँ जाके दरवाज़ा खोलती है, सामने देखती है तो महात्मा जी हैं। माँ तो नहीं पहचानती थी। तब महात्मा जी मेरा नाम लेकर पुकारते हैं कि महेश को जरा भेजिए, महेश से काम है, बस 2 मिनट का। माँ आती है, तू किसी महात्मा को जानता है? तब मेरे दिमाग का चक्षु खुलते हैं। सोचने लगा कि हाँ, महात्मा जी को। अब मैं दौड़ता हुआ निकल जाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद भी देते हैं। अब मैं कहता हूँ, विराजिए अंदर, चलिए। वो मेरे साथ भी आते हैं, आंगन में बैठते हैं
और पानी वानी हम लोग पिलाते हैं, भोजन के लिए कहते हैं तो मना कर देते हैं कि नहीं, मैं इधर से गुजर रहा था, अब मुझे भी ज़रूरी काम है। अब तो तुम समझते हो ना कि मुझे ज़रूरी कौन काम है। मैं समझ गया था कि वो कोई साधना करने जा रहे थे और वो मैं रोक नहीं पाऊंगा। और तब वो कहने लगे, आप बताओ, जो मैंने कहा था सब कुछ सही निकला ना? मैं तो हाथ जोड़े बैठा हुआ था और माँ, मेरा परिवार, सबके लोग देख रहे थे कि आखिर इस महात्मा जी से कब मेरी मुलाकात हुई थी और महात्मा जी सब क्या कर रहे थे। आखिरकार महात्मा जी कहने लगे, अब तुम लोग अब आराम करो, सुखी रहो, संपन्न रहो। अब मैं कभी इधर गुजरूंगा तो तुम्हारे पास में जरूर आऊँगा। हमारा परिवार उनको रोकना चाहा कि महात्मा जी, रात हो गई है, आप यहीं विराजिए, हम आपके लिए सब साधन का इंतजाम करते हैं। लेकिन महात्मा जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, मुझे ज़रूरी काम से निकलना है। किसी के नहीं सुने, आखिरकार वो निकल चुके थे। और इसके बाद मेरी माँ अकेले में लेके गई और कहने लगी, राज क्या है बेटा, ये बात मुझे छिपा कर रखा। अब मैं समझ गया कि माँ को अब छिपाना व्यर्थ है। अब मैं धीरे धीरे सारी बात अब बता दिया। माँ ने मेरी बात पर जैसे यकीन नहीं हुआ हो। हाँ, कहने लगा, तू एक प्रेतात्मा लड़की के साथ हफ्तों दिन तक गुजारा? मैं बोला, हाँ माँ, ऐसा करना जरूरी था, हाँ, तभी ये मेरी शादी हो सकती थी। माँ आश्चर्य से मुझे देख रही थी कि तू तो इतना डरपोक था, तेरे शरीर में ऐसा बदलाव कैसे हो गया? हाँ, तब मैं कहने लगा, सब कुछ महात्मा जी की देन है। अगर वो शाम को हमारे बगीचे में नहीं आते तब ये सब कुछ नहीं होता। मेरा परम भाग था कि मैं अब उनको पा लिया, उस वक़्त मैं उनसे मिल लिया। हाँ, सही कहूँ ना, उसके बाद से हमारे घर के दिन भी पलट गए थे। भैया का प्रमोशन हो चुका था। अब खेती बाड़ी जो उपज हो रही थी अब डबल होने लगी थी। शायद सब उन्हीं का प्रताप था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी महेश जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है, कोई याद बीती है जो आप मुझे सुनाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे मेल आईडी पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप भेज सकते हो। तो दोस्तों, मैं कल मिलूँगा इसी चैनल पर, इसी वक्त में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।